हेलो दोस्तों। तो हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था राजा, किसान एवं नगर। इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया, जिसमें हमने पढ़ा था मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों हुआ। पहला ही हम ये पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि मगध में सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा रहा, वो रहा मौर्य साम्राज्य। हमने मौर्य साम्राज्य का समझा, स्थापक कौन है मौर्य साम्राज्य के, जो बारे में हमें 3 ग्रंथों से जानने को मिलता है। मुद्रा राक्षस है आपका, जिसमें एक आपका अर्थशास्त्र है, जिसमें आपका इंडिका है। मैंने बताया इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, और तथा जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, आपको यह ध्यान रखना है, जो आपका विशाखदत्त वाला मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न नीची समझी जाने वाली जातियों में से बताया है। ये चीजें आपको मैंने क्लियर करवा दी थी। उसके बाद हम अशोक पे आ गए थे। अशोक के साथ हमने जेम्स प्रेसेंस को खत्म करवा दिया था, यानी खत्म का मतलब समझ लो 4 इंच छोटा। इसका मतलब यह हमने उसका बारे में जितना समझ रहा था उतना समझ चुके हैं। अब आगे हम लेकर चलते हैं। आपका अगला वंश है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका नाम है गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता वंश। देखिए, अगला काल है या अगला वंश है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है गुप्त वंश। कहता गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जो गुप्ता वंश है इसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का समय काल लगभग 375 ईस्वी बताया जाता है, यानी लगभग, देखो आपसे ये एक्चुअल डेट याद नहीं रखनी, बल्कि आपको ये याद रखना है 4वीं सदी ईस्वी को बताया जाता है। यानी जो 4वीं सदी ईस्वी है, ईसा मसीह के जन्म के 400 सालों बाद ये जो है गुप्त साम्राज्य आपका अस्तित्व में आया। कहता गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसमें पूछता है कि गुप्त वंश का महान एवं शक्तिशाली शासक कौन रहा, महान एवं शक्तिशाली शासक। तो आपको याद रखना, गुप्त वंश का जो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक रहा उसका नाम है समुद्रगुप्त। यानी गुप्त वंश का जो सबसे महान और शक्तिशाली शासक है उसका नाम है समुद्रगुप्त। कहता समुद्रगुप्त जो है इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। ठीक है, तो जो हरिसेन है उसने एक स्तंभ लेख लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उससे समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। आपसे पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। भैया प्रयाग प्रशस्ति किसके उपलक्ष्य में लिखी गई है, तो समुद्रगुप्त के उपलक्ष्य में लिखी गई है। आपसे पूछेगा गुप्त वंश का सबसे महान एवं शक्तिशाली शासक कौन था, तो समुद्रगुप्त था। आपसे पूछेगा गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना गुप्त वंश की जो स्थापना की गई वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई है। ठीक है, आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब समुद्रगुप्त के बारे में 2-4 बातें आपको देखनी है। देखिए, जो समुद्रगुप्त था इसने बहुत सारे सिक्के जारी करवाए। देखो, गुप्त वंश के काल में ही सिक्कों को सबसे ज्यादा जारी करवाया गया। देखो, सोने के सिक्के, आपसे पूछेगा सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करवाए, सबसे पहले, यानी सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करवाए हैं, तो आपको मैंने एक नाम बताया था वंश का जिसका नाम है कुषाण वंश। जो कुषाण वंश है उसने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करवाए थे, सबसे पहले। और आपसे पूछेगा सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किसके द्वारा करवाए गए, तो वो गुप्त वंश के द्वारा करवाए गए। यानी गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए। तो समुद्रगुप्त ने भी अपने टाइम में सिक्के जारी करवाए, लेकिन इसके सिक्कों से एक बात खास थी, इसके सिक्कों पर मिलती है गरुड़ की मूर्ति। अब गरुड़ को तो आप जानते ही होंगे। जो गरुड़ है वो भगवान विष्णु का, जो भगवान विष्णु है उनका वाहक है, जिस पर वो बैठकर जाते थे, गरुड़। ठीक है, यानी भगवान विष्णु का वाहक होता गरुड़। इनके सिक्कों को, यानी जो गरुड़ है, इसको अपने सिक्कों पर छपवाया। अब इससे आपको ये बात क्लियर होती है, अगर इन्होंने इसको अपने सिक्कों पर छपवाया है तो इसका अर्थ क्या रहा होगा, इसका अर्थ रहा होगा कि ये जो है ये भगवान विष्णु को मानते होंगे। यानी ये कौन सा धर्म मानते होंगे, मैंने आपको बताया था जो विष्णु धर्म को मानने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं वैष्णव। यानी ये जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये बात कहां से पता चलेगी आपको, ये बात पता चलेगी आपके सिक्कों से।
सिक्कों से पता चलेगी कि जो वैष्णव धर्म था वो भगवान विष्णु से संबंधित है और भगवान विष्णु का जो वाहक है वो गरुण है, और इसी गरुण को समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर छपवाया है, जिससे यह पता चलता है कि जो गुप्त साम्राज्य है या गुप्त वंश है या समुद्रगुप्त है, उसके द्वारा एक धर्म को माना जाता था जिसका नाम था वैष्णव धर्म। तो आपको यह बात इससे पता चली, ठीक है। अगली बात क्या है, देखो ये बात आपको नोट कर लेनी है। अगली बात यह है, जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम है, एक अन्य नाम का, इसे कहा जाता था अमित्रघात। अमित्रघात थोड़ा बड़ा लिखूं, इसको कहा जाता था अमित्रघात। यानी अमित्रघात का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु न हो। यानी जो आपका समुद्रगुप्त है, इसका एक अन्य नाम था, उसको कहा जाता था अमित्रघात। अमित्रघात का मैंने आपको अर्थ बताया, जिसका अर्थ कोई शत्रु ना बचा हो, इसलिए ये सबसे गुप्त साम्राज्य का। अब देखिए ना, सबसे शक्तिशाली सबसे महान शासक कैसे होगा। अब इसके साम्राज्य में कोई शत्रु ही नहीं बचा, इसने अपने सभी शत्रुओं की हत्याएं करवा दी। यानी इसके साम्राज्य में इससे टक्कर लेने वाला कोई भी ना बचा। ये था समुद्रगुप्त। एक और बात आपको याद रखनी है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत ज्यादा शौक था। यानी ये जो था ये वीणा बजाया करता था। ये इसके सिक्कों से पता चलता है। वीणा कुछ ऐसी होती है, यहाँ काफी चौड़ी होती है, इस पर तार लगे होते हैं, जो सरस्वती माता के पास होता है, इस तरह की। इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया था, इसलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है वीणा वादक। यानी आपसे पूछेगा वीणा वादक किस गुप्त वंश के शासक को कहा जाता है, तो आपको याद रखना समुद्रगुप्त को कहा जाता है वीणा वादक। आपसे पूछेगा अमित्रघात किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या है, जिसका कोई शत्रु ना बचा हो। भगवान विष्णु का कौन सा धर्म माना जाता है, वो वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म को मानने वाला कौन था, तो समुद्रगुप्त था। आपसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहां से पता चलती है, तो हरिसेन के द्वारा लिखे हुए प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है कि समुद्रगुप्त एक महान शासक था। देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है, आज ये इलाहाबाद में है। आपको पता ही है भैया, इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज किया जा रहा है, तो पहले भी इसका नाम प्रयाग ही था, तो अब प्रयाग से इसका नाम इलाहाबाद किया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा। आज द्वारा प्रयागराज होने जा रहा है। ये तो हमारी हिस्ट्री के लिए एक बड़ा ही, अब ये सोचिए हमारी संस्कृति वापस आएगी इससे। हमारी संस्कृति में जो एक अक्षुण्ण पन्ना रह गया था, उसके बारे में हम दोबारा से समझ पाएंगे कि प्रयागराज पहले से भी विद्यमान था। तो आप इस चीज को नोट करिए फटाफट। I hope or you understand and you jot down that words, so I can rough. तो आपको ये पता चल गया कि सबसे महान शासक कौन सा है गुप्त वंश से। तो आपको दूसरा, एक तो समुद्रगुप्त रहा, दूसरा ही गुप्त वंश से एक महान शासक और है जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको याद होगा कि विक्रमादित्य कौन था। विक्रमादित्य बहुत बड़ा एक महान शासक था। आपने कहानी सुनी होगी विक्रम और वेताल की। विक्रम और वेताल वाला ही था ये विक्रमादित्य। देखो ये विक्रमादित्य एक उपाधि है। उपाधि कैसे है, आप इस बात को समझिए। जो आपका मध्य एशिया है, जो आपका मंगोलिया वाला एरिया है, यानी चीन और चीन से ऊपर पड़ता है आपका मंगोलिया, जो मंगोलिया वाला रीजन है, वहां के जो एक वंश था जिन्हें कहा जाता था शक। ये जो शक हैं वो समय समय पर भारत पर आक्रमण करते रहते थे और भारत के खजानों को लूटता रहता था। इनमें सबसे पहला एक शासक हुआ जिसका नाम था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने इन शकों को हराया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय जब से ये एक उपाधि बन गई, यानी जो शकों को हराएगा, जिसने भी शकों को हराया उसने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य जोड़ लिया। यानी चंद्रगुप्त ने भी शकों के आक्रमण को हराया। यानी शकों ने जब आक्रमण किया तो उनको हराया और हराने के पश्चात अपने नाम के आगे उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये अगला महान शासक कैसे है। इसका एक भाई था जिसका नाम था रामगुप्त। इसका बड़ा भाई था रामगुप्त। और कहा जाता है कि रामगुप्त जो था
वो बड़ा ही डरपोक शासक था। यानी जो रामगुप्त है वो आपका बड़ा ही डरपोक शासक है। और उसी समय विदेशियों का आक्रमण होगा, यानी यवन आक्रमण कहा जाता था। उस समय विदेशियों का आक्रमण हुआ मगध पर, और जब मगध पर विदेशियों का आक्रमण हुआ तो कहा जाता है कि मगध की सेना उन आक्रमणकारियों के सामने काफी छोटी सेना थी। ऐसे में ही जो रामगुप्त था उसकी पत्नी को बड़ा सुंदर नारी बताया जाता था। जैसा आपने पद्मावत में सुना है कि रानी पद्मिनी जो सिंघल प्रदेश की है, जो इतनी सुंदर है कि आप कल्पना तक ना कर सको, उतनी सुंदर स्त्री को बताया जाता है। वैसी उससे भी ज्यादा, उससे भी अति सुंदर बताया जाता है रामगुप्त की पत्नी को। तो जो रामगुप्त की पत्नी थी वो काफी सुंदर थी। अब इसकी सुंदरता को देखते हुए जो यवन आक्रमणकारी थे उन्होंने सोचा, उन्होंने महाराज रामगुप्त के सामने एक ऑफर रखा। उन्होंने कहा, रामगुप्त मैं आपका राज्य छोड़कर चला जाऊंगा यदि आप अपनी पत्नी को मेरे दरबार में भेज दो, मेरी छावनी में भेज दो। उन्होंने छावनी लगा रखी थी बाहर। उन्होंने कहा, रामगुप्त अपनी पत्नी को मेरी छावनी में भेज दो तो जो आपके राज्य पर संकट आया हुआ है मैं इसे टाल दूंगा। यानी आपकी जो संकट है साम्राज्य से वो टल जाएगा। मैं आपकी पत्नी के साथ विवाह करके मैं इसे वापस अपने महल ले जाऊंगा और आपको आपका साम्राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। अब रामगुप्त चिंता में पड़ गया। रामगुप्त सोचने लगा कि मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। अब रामगुप्त के पास 10 पत्नियां होंगी लगभग। महाराजा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा 10 ही हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी काफ़ी, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि उसकी काफ़ी पत्नियां थी। और काफ़ी पत्नियां थी तो उसने बड़ा सोचा विचारा और उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी पत्नी को नहीं भेजा, अगर मैंने अपनी पत्नी को नहीं भेजा तो ये जो शासक हैं, ये जो आक्रमणकारी हैं, ये मेरे राज्य को ख़त्म कर देंगे और मेरी हत्या कर देंगे। इसने अपनी हत्या और अपने राज्य के लालच में आकर इसने अपनी पत्नी को उनके छावनी में भेजना स्वीकार कर लिया। इसने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को आपकी छावनी में भेज दूंगा। ये सारी कहानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देख रहा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये देखते हुए बड़ी लाज आ रही थी कि उसका बड़ा भाई जो शासक है उसने ये कैसे निर्णय ले लिया। हम मर जाते, यानी हम मर जाते लेकिन अपने घर की मर्यादा को कभी बाहर ना आने देते, अपने घर की मर्यादा को कभी दूसरे के हाथों में ना सौंपते। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये सारी कहानी देख रहा है और रामगुप्त उधर तैयारी कर रहा है अपनी पत्नी को वहां भेजने की छावनी में। और ऐसी स्थिति को देखते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहता है अपनी भाभी से, कहता, भाभी आप मत जाइए। वो कहता, आपके भैया का ऑर्डर है, मुझे जाना पड़ेगा। तो कहता, कोई नहीं, आपकी जगह मैं जाऊंगा। और चंद्रगुप्त एक स्त्री का वेश धारण करता है और वह कहता है महारानी से, कहता, महारानी आप एक खत लिखिए। वो कहता, लिखिए कि जब मैं आऊंगी, यानी जब मैं आऊंगी तो उस आक्रमणकारियों का एक भी सैनिक उस शासक के पास ना होना चाहिए। जब मैं आऊं तो एक भी सैनिक उसके पास ना हो, पूरा स्थान खाली हो, और जब मैं मिलूंगी तब उससे केवल अकेले में मिलूंगी। उसने ये खत लिखा और ये खत रामगुप्त के सैनिक जब उस आक्रमणकारी को देते हैं तो आक्रमणकारी पढ़ता है और कहता, अकेले में मिलेगी, अकेले में। खुश हो जाता है, कहता, ठीक है, मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, वो केवल आनी चाहिए। और इधर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तैयार होता है, स्त्री के वेश धारण करता है और ऐसा बन जाता है कि दूर से देखने वाला ये ना कह सके कि ये कोई सुंदर युवती ना है। और वो पहले खत में भी ये बात लिखवा देता कि जब मैं आऊंगी तब मेरा जो पल्लू होगा मेरे लगभग नाभि तक होगा, नाभि जो हमारे पेट की है। अब नाभि तक वो कह देता, उतना पल्लू ढक कर जाता, तो कोई इस बात का अंदाजा न लगा सका कि वो कौन है चंद्रगुप्त। ये सब कुछ रहस्य हो रहा है महल में, इसके बारे में किसी को नहीं पता, रामगुप्त को किसी को नहीं पता। ये केवल रामगुप्त की पत्नी और उसके देवर चंद्रगुप्त के बीच की बात है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो सज गया, इतना अच्छा खासा सजता है और चल देता है। जब चाहता है तो वहां आक्रमणकारी के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसके खंजर निकालकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और कहता है, ऐसे कायर शासक को कतई गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो
अपनी राजपाट के लिए, अपनी सत्ता के लिए अपने धर्म को भूल जाए, अपनी मान मर्यादा को भूल जाए, ऐसे शासक को बिल्कुल कतई भी नहीं हो सकता कि वह शासन करे। वो अपनी हत्या कर देता अपने भाई की, तथा अपने भाभी के साथ फिर विवाह रचाता है। यानी अपनी भाभी के साथ विवाह रचाता है और विवाह रचाने के पश्चात फिर वह गद्दी प्राप्त करता है। इस प्रकार जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहा, ये इसने बहुत बड़ा संकट टाल दिया अपनी बड़ी ही चालाकी से, और अपनी गद्दी बचा ली और स्वयं शासक बन बैठा। इस तरह से ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था जो था, ये गुप्त साम्राज्य का अगला महान शासक माना जाता है। इसकी ही एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। देखिए, इसकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। और जो महिलाएं, देखो इस समय महिलाओं की स्थिति को थोड़ा ध्यान में रखिए। इस समय महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। यानी जो संपत्ति होती थी वो पितृसत्तात्मक होती थी। पितृसत्तात्मकता क्या है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं। पितृसत्तात्मकता का अर्थ होता है जब केवल संसाधनों पर, आपकी संपत्ति पर केवल और केवल पिता का या उसके पुत्र का अधिकार हो। यानी आपके घर में जितने डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे एक पिता के द्वारा लिए जाएंगे। आपकी माता का केवल सहयोग होता है, लेकिन निर्णय उनके नहीं होते। निर्णय केवल और केवल पिता के होते हैं। यानी जब आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी संपत्ति जो होगी उनकी, वो केवल उनके पुत्रों को मिलेगी, ना कि उनकी पुत्रियों को। ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो यही स्थिति थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। जो बेटी थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया जाता है दक्षिण में, कर्नाटक में। तो उस समय माना जाता था कि जो संपत्ति होती थी उस पर केवल पति का अधिकार होता था, पत्नी का अधिकार नहीं होता था। परंतु जो प्रभावती गुप्त है, ये एक ऐसा एक्सेप्शन मिला जिसकी जो संपत्ति थी वो इसके नियंत्रण में मानी जाती है। जब ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो प्रभावती गुप्त थी इसने संपत्ति को दान में दिया था। अब हमें पता है दान में वही देता है जो इस भूमि का मालिक हो। तो यहाँ से ये बात होती है कि दक्षिण में कर्नाटक में जाकर प्रभावती गुप्त का जो समाज था वो कुछ लगभग मात्र प्रधान हो सकता है, कि इसलिए क्योंकि वहां पर प्रभावती गुप्त के भूमि को दान देने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दान देने से ये बात क्लियर होती है कि कुछ ना कुछ महिलाओं का, रानियों का भी अधिकार रहा होगा। परंतु ये कुछ एक ही एग्जाम्पल हैं, कुछ एक। इट इज नॉट यूनिवर्सल, यानी ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी पर लागू नहीं होते। ये कुछ एक पर ही एक्सेप्शन मिलते हैं जहां पर महिलाओं का भूमि पर अधिकार रहा है। तो इस तरह से आपका जो गुप्त काल है वो समाप्त हो जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे लेकर चलते हैं। आई होप आर यू नोट डाउन दैट वर्ड्स। तो आपको ध्यान रखना है ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टरों में से एक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको 2 वंश करा दिए, एक था आपका कुषाण, एक मैंने आपको गुप्त वंश करवा दिया और एक मैंने आपको कल मौर्य वंश करवाया था। अब मैं आगे लेकर चल रहा हूँ 1 ईस्वी के आसपास। यानी ऐसा माना जाता है कि 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक एक वंश का शासन रहा था जिसका नाम है कुषाण वंश। मैंने बताया था अभी आपको। यानी इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1 ईसा पूर्व से, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद। सॉरी, देखिए जो 1 ईसा पूर्व है ये 1 सदी को दर्शाएगा, ठीक है। 1 सदी ईसा पूर्व से, यानी ये 100 साल। यानी ये जो है इनका जन्म शासन कब रहा है, 1 ईसा पूर्व से, यानी 100 साल इधर और 100 साल यार इधर, यानी इनका जो शासन रहा है वो 200 साल का रहा है, ठीक है। यहाँ 1 ईसा पूर्व का मतलब आप ये मत मान के चलना कि 1 ईसा फिर 2 ईसा। यहाँ 1 ईसा पूर्व से लेकर मतलब है 100 साल इधर और 100 साल इधर, तो 200 साल का समय पीरियड रहा है। 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसवी सदी तक इनका शासनकाल रहा है। किसका? कुषाण वंश का। आपसे पूछता कुषाण वंश का एक महान शासक था,
वो कौन है? देखो, कुषाण वंश का एक महान शासक रहा जिसका नाम था कनिष्क। आपसे पूछेगा कुषाण वंश का महान शासक कौन था, तो कुषाण वंश का एक महान शासक था जिसका नाम था कनिष्क। जो कनिष्क है, इस कनिष्क ने ही 78 ईसा पूर्व में 78 ईसा पूर्व में एक कैलेंडर चलाया था जिसे कहा जाता शक संवत। ऐसा माना जाता है कि इसने भी ऐसा माना जाता है इसने भी शकों को हराने के पश्चात, और या दो कारण मिलते हैं। देखो, शक संवत इसलिए नाम पड़ा है, शायद ऐसा बताया जाता है जब इसने शकों को हराया था तो उसके उपलक्ष्य में शक संवत को चलाया था 78 ईसा पूर्व में। एक मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 78 ईसा पूर्व में इसे राजगद्दी मिली थी। 78 ईसा पूर्व में इसे राजगद्दी मिली थी, जिसके उपलक्ष्य में इसने एक कैलेंडर चलाया जिसको कहा जाता शक संवत। और हमारा भारतीय जो सरकार कैलेंडर यूज करती है वो यही शक संवत यूज करती है। जब भी आप देखना, आपको लिखा मिलेगा विक्रमी संवत। जो विक्रमी संवत है वो निकाला कुछ ऐसे जाता है कि 1 ईसा पूर्व से हमें पता कितने साल हो गए, 2021 चल रहा है हमारा, और ये 78 साल पहले की बात है, तो इसमें 78 ऐड हो जाता है, यानी 9 यानी ये 2099 भी विक्रमी संवत चल रही है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है आपका विक्रमी संवत या शक संवत के आधार पर डेटों का निर्धारण किया जाता है, और ये सब कुछ करती है भारत सरकार। आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि कुषाण वंश का एक महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने शक संवत चलाया कब? 78 ईसा पूर्व में चलाया। इस शक संवत को ही भारतीय सरकार यूज करती है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि कुषाण शासकों के द्वारा ही सबसे पहले सोने के सिक्के को चलाया गया था, यानी सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने ही चलाए थे। सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने ही चलाए थे। और मैंने आपको ये भी बताया सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए हैं, तो सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जाता है गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। एक और बात याद रखिएगा, जो कुषाण वंश के शासक थे ये अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। देवपुत्र ये मानते थे, देखो देवपुत्र लगाने से ऐसा मानते थे ये दैवीय अवतार हैं, दैवीय अवतार हैं। पहला तो ऐसा मानते थे, यानी जो देवपुत्र, देखो एक उपाधि कैसे है, आप ये अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा रहे हैं, समझो इस बात को। यानी ये जो हैं वो देवता के अवतार हैं, और जब देवता के अवतार हैं तो जनता इनके साथ ज़्यादा जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? ये अपनी छाप बढ़ाने के लिए अपने आप को भगवान से संबंधित करने लग गए। इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि जनता ये सोचे कि ये ईश्वर से संबंधित कोई व्यक्ति है, ताकि जनता इनके साथ अधिक रहे। इसलिए अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाना स्टार्ट कर दिया। और देवपुत्र से आगे एक चाइना, जो चीन है, वो वहां के जो शासक हैं वो अपने आगे लगाया करते थे स्वर्गपुत्र। स्वर्गपुत्र अपने नाम के आगे लगाते थे। इसका ये स्वर्गपुत्र थे, इन्हीं से प्रेरित होकर कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाना स्टार्ट किया। तो आपको याद रखना कि ये देवपुत्र जो थे कुषाण शासक किससे प्रेरित होकर अपने आगे देवपुत्र लगा रहे थे? तो चीन के स्वर्गपुत्रों से, यानी जो चीन के शासक थे वो अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र लगाते थे, उनसे प्रेरित होकर ये अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाने लग गए। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए, आपने ये चीज पढ़ लिया कि आपको मैंने 3 वंश यहाँ करा दिए, एक आपका मौर्य वंश, एक आपका गुप्त वंश और एक आपका कुषाण वंश। आपसे उत्तर भारत में इन 3 वंशों के बारे में ही जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। अभी तक हमने पढ़ा उत्तर भारत, अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत।
देखिए दक्षिण भारत में आपको याद रखना है, जिस समय उत्तर भारत में ये सारे वंश चल रहे थे उस समय दक्षिण में कर्नाटक की साइड आपके 3 वंश महत्वपूर्ण हो गए थे, जिनमें थे चेर चोल और पांडे। चेर चोल और पांडे उस समय कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में चल रहे थे। यानी देखो आपसे पूछेगा जिस समय उत्तर भारत में मगध का साम्राज्य स्थापित हो चुका था उस समय दक्षिण भारत में किन वंशों का आगमन हुआ था, तो 3 वंश थे आपके, चेर चोल और पांडे, ये वंशों का आगमन हुआ था। अब देखो यही दक्षिण भारत में 2 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चलते हैं, जिनका नाम है एक सरदार एवं सरदारी। आपसे पूछता है सरदार एवं सरदारी क्या है। देखिए जो सरदार है, सरदार, ये जो सरदार होता था ये एक आप मान के चलिए गांव या जिसे हम ग्राम कहते थे, ग्राम का मुखिया होता था। जो सरदार है उस समय ये ग्राम का मुखिया होता था और ये क्या करता था, ये विशिष्ट अनुष्ठान करवाता था, यानी पूजा वूजा करवाने के लिए, गाँव के लिए अनुष्ठान करवाने से तो सारे काम ये करवाता था। अगर कर इकट्ठा करना है तो यही करवाता था, यानी लगान जो इकट्ठी करनी है वो सारे ये सरदार काम करवाता है। यानी सरदार वह व्यक्ति होता था जिसके अधिकार में एक गांव आता था तथा वह वहां पर विशिष्ट अनुष्ठान करवाता था, पूजा पाठ करवाता था, वहां से कर इकट्ठा करता था और ये सारे काम करता था। इस व्यक्ति को कहा जाता था सरदार। और ये सारी व्यवस्था जो है, ये जो गांव पड़ेगा, जो गांव पड़ता था यहां कहते थे सरदारी। यानी जो व्यक्ति सरदार है उसकी स्थिति जो कहलाती है वो सरदारी कहलाती है। यानी सरदारी क्या है, सरदारी वह स्थिति होती थी जब एक सरदार एक गांव पर अधिकार करता था, वहां से कर वसूलता था और वहां से संसाधनों को ले जाता था और सरकार को देता था, यानी राजा को देता था। उस व्यवस्था को सरदारी कहा जाता था और ये सारे जो काम करेगा उस व्यक्ति को सरदार कहा जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, सरदार और सरदारी में फर्क क्या है। सरदार व्यक्ति है और सरदारी स्थिति है। सरकार वह व्यक्ति होता है जो विशिष्ट अनुष्ठान करेगा, गांव चलाएगा, कर इकट्ठा करेगा, वह व्यक्ति है। और सरदारी वह स्थिति है जब ये सारे काम करता है तो उसे सरदारी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, आपको इससे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखो दक्षिण भारत में उस समय 3 वंश चल रहे थे, चेर चोल और पांडे, और इधर हमने बताया सरदार और सरदारी में फर्क क्या है। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, सरदार और सरदारी में फर्क क्या है। ठीक है, इस चीज को आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, और मैं से नोट कर देता हूं। देखो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार क्या सरदारी है, क्या सरदारी है, सरदार और सरदारी में फर्क क्या है। इसमें आपको समझने में कोई भी जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आगे लेकर चलते हैं, जो राजा होता था उसकी जनता में छवि, उसकी जनता में छवि, यानी राजा की जनता के बीच छवि कैसी होती थी, इस बात का पता कैसे चलता था। देखिए कुछ राजाओं की छवि का तो हमें प्रयाग स्तंभ से पता, मतलब ऐसा है स्तंभ लेख से पता चल जाता है, कुरान से पता चल जाता है, जो पुराण है आपके, या लेख अभिलेखों से पता चल जाएगा। लेकिन कुछ शासक, अब जो ये तो हमें बात को पता चलेगा, लेकिन अगर राजा को जानना है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, तो राजा क्या करता था, अपना भेष बदलेगा और भेष बदल के गांव में पहुंच जाता था। उन्हें कहा जाता था जातक या दंत कथाएं तो चलो छोड़ो कोई नहीं, एक जातक होता था। जातक एक तरह का ग्रंथ है, ये बाद में लिखा गया है, बाद को जातक एक ग्रंथ है से बाद में लिखा गया है। इसमें होता क्या था, देखो जो राजा है वो अपनी स्थिति जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है, वो अपना भेष बदलता था और भेष बदल के जनता के बीच जाता था और अपने बारे में जनता से पूछता था। तो जो जनता है वो सब बड़ी गरियाती थी, बहुत गाली देती थी, ऐसी गाली देती थी कि उसका कानों से खून निकल आए। कहती थी रात में तो डकैत लूटते हैं, जो कम से कम अंधेरे में तो लूटते हैं, जो दिखते तो नहीं है, लेकिन दिन में ऐसा डकैत लूटता जो देखते भी और हम कुछ चाह कर भी बचा नहीं पाते। यानी रात में तो डकैत जितना सामान होता है रात को डकैत लूट जाते हैं, और दिन में राजा जो होता है उसके सैनिक आते हैं और सब कुछ छीन कर ले जाते हैं, और जनता के पास अपने खाने लालन पालन के लिए भी कुछ नहीं बच पाता, और जनता उस राजा के वो बड़ी गरियाती थी, उसके बारे में बताती थी। इस प्रकार राजा को पता चल पाता था कि जनता में उसकी छवि किस प्रकार की है। आपको ये बात वहां से भी क्लियर होगी जब राम भगवान थे, श्री राम
जब श्री राम थे तो उन्हें उनका दूत बताता कि समाज में उनके बारे में बड़ी वैसी वैसी बातें चल रही हैं, लोग उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो भेष बदल कर जाते हैं और जनता से पूछते हैं। बिल्कुल सेम स्थिति ऐसी है। तो जनता राम के बारे में बड़ा गरियाती है, कहती है राम भगवान, उसने ऐसी स्त्री को अपने साथ गद्दी पर बिठा लिया जिसका कोई चरित्र ना रहा हो। माता सीता के बारे में ऐसी बात करते हैं तो राम इसको कतई असहनीय होता है। कहते हैं ऐसे पति को, तो ऐसी पत्नी को, यानी ऐसी जो स्त्री दूसरे के यहाँ रहकर आई हो, उसे त्याग देना चाहिए। तो राम भगवान बाद में त्याग भी देते हैं। तो ऐसा ही होता था। जनता जो है राजा को, मैंने बताया, बड़ा गरियाएगी और जनता को, फिर राजा को पता चलता था कि उसकी जनता के बीच छवि कैसी है। ये फायदे का काम रहा था, वैसे फायदे का सौदा था। जैसे जनता को, राजा को पता चल पाता था कि उसकी स्थिति क्या है समाज में, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ आपका क्वेश्चन बनता नहीं है आपको, ये तो एक नॉर्मल स्थिति है। बाकी आप हल्का सा लिखना चाहो तो लिख लेना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। देखो अगला हमारी एक हेडिंग है, उस समय, यानी कब, ये राजा किसान 600 से 600 ईस्वी वाला कहानी चल रही है। उस समय उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे, उपज बढ़ाने के तरीके। देखिए आपको पता होगा, जो पहले शुरुआत में खेती होती थी वो लकड़ी के हल से हुआ करती थी। यानी लकड़ी का हल बनाया और लकड़ी के हल को जमीन में जोता जाता था लकड़ी के हल के द्वारा। तो अब एक बात आ जाए, ये लकड़ी का हल हम लकड़ी के हल से जोतेंगे और कहीं भूमि बहुत ज़्यादा कठोर मिल गई, जैसा आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में हमने बताया कि लोग लोहे से अनअवेयर हैं, लोहे के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अब जब लोहे के बारे में जानते नहीं थे तो वो जो हल यूज़ करते थे वो लकड़ी का यूज़ करते थे। अब आपको पता, अगर भूमि कहीं कठोर मिल गई, ऐसी मिल गई जहाँ पर लकड़ी का हल कामयाब ना हो, टूट जाए, तो ऐसे में क्या करा, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती छोड़कर चले जाते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ, इन्होंने लोहे का आविष्कार कर लिया, लोहे के बारे में ये लोग जान गए और इन्होंने लोहे के हल बनाने स्टार्ट कर दिए। जब लोहे के हल बनाने स्टार्ट कर दिए तो बंजर भूमि जो बहुत ज़्यादा पथरीली टाइप की हुआ करती थी वहाँ भी वे खेती करने लगे। और जब वहाँ खेती करने लगे तो यहाँ दो काम हुए, एक तो आपका लोहे का फलक आ गया और लोहे की एक कुदाल। देखिए फलक क्या होता है, आपका जो हल होता है ऐसा हल होता है। पहले जो था ये हल कुछ लकड़ी का हुआ करता था, ये वाले अंदर टूट जाता था। अब उन्होंने क्या करा, ये वाला जो होगा, ये 3-4 लगे होते हैं ऐसे, हमने देखा होगा ट्रैक्टर में लगे हुए रहते हैं, तो लोहे का बनाने लग गए। अब ये जब भूमि में गिरता तो ये सब कुछ खोदता चला जाता, और जो लकड़ी का था, और लकड़ी में कुछ भारी चीज पड़ जाती, पत्थर पड़ जाता तो टूट जाता था। लेकिन जो लोहे का था इससे बहुत फायदा हो गया, और अब भूमि जो बंजर भूमि थी और पथरीली भूमि थी वहां भी खेती करनी शुरू हो गई। और जब वहां खेती करनी शुरू हो गई तो वहां पर भी उपज बढ़ने लग गई। और देखिए कुदाल कुछ इस टाइप की होती है, ये कुदाल है। अब इस पर क्या होता था, अगर कोई भूमि ऐसी है ऊंची नीची है तो वहां तो हल चलाना मुश्किल होता था। तो इस कुदाल से क्या करने लग गए लोग, कुदाल को पकड़ते और धड़ सीधे मारते, और कुदाल से वो भूमि जो थी वो ठीक हो जाती थी। और जब वो भूमि ठीक हो जाती थी तो वो वहां पर उत्पादन बढ़ने लग जाता था। इस प्रकार जो फसल का उत्पादन था उस समय उपज में वृद्धि होने लग गई। इससे लोगों के लिए बहुत फायदा भी होगा। आप इस चीज को, इन दो चित्रों को अगर उल्टा सीधा बना लीजिए या दो चीज लिख लीजिए। देखो लोहे का फलक क्या होता है, जो ये लोहे वाला होता है ना, जो हल में लगा हुआ, केवल हल में लोहा उसे कहते हैं फलक, पूरे को मिला के कहते हैं हल। लेकिन जो लोहे का फलक कहते हैं जो लोहे का होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आप ये चीज समझ गए होंगे, मैं आगे लेकर चलता हूं। लगभग आपका ये चैप्टर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 1-2 टॉपिक को छोड़कर ये समाप्त हो जाएगा आपका। देखिए आपसे कहता है इस समय नए नगर कौन से थे, नए नगर। देखिए इस समय जो नए नगर थे वो बहुत ज़्यादा उदय हो रहे थे। यानी जैसे जैसे लोग, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा था। उन नगरों में सबसे प्रमुख माना जाता है पाटलिपुत्र को।
आपको किसी के बारे में नहीं पढ़ना, आपको बस पढ़ना पाटलिपुत्र के बारे में। क्या था पाटलिपुत्र, क्या था? तो पाटलिपुत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया, आज पटना के नाम से जाना जाता है। और जो ये पाटलिपुत्र है, ये आपको पता है मगध की दूसरी राजधानी थी। मगध की दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, वो मगध की दूसरी राजधानी थी। तो आपको ये याद रखना है, पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र थी, आपको ये भी याद रखना, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। जो गंगा नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ था। अब जब गंगा नदी के किनारे पर बसा होगा तो यहाँ फसलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था, और फसलों का उत्पादन अधिक होने के कारण ये जो था काफ़ी फेमस होता चला जाएगा, यहाँ के लोग रईस होते चले जाएंगे। और जो पाटलिपुत्र था, ये गृहस्थी वाले इलाकों में था, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, ये ऐसे स्थानों पर था पाटलिपुत्र। आज भी आप देखिए पटना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिहार की राजधानी पटना। शुरू से ही यार बिहार था। उस बिहार को करप्शन ने, अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेज आए तो बंगाल और बिहार, इन दो राज्यों को सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने लूटा। अगर अंग्रेज इन्हें न लूटते तो आज बिहार शिक्षा के मामले में एक नंबर होता। देखिए ना यार, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? उस समय मुख्य केंद्र थे शिक्षा के, खत्म करवा दिए सब कुछ। तक्षशिला तो पाकिस्तान में था, लेकिन नालंदा, ये दोनों एक ही ब्रांच थी उस समय। पहले तक्षशिला लगाया गया, तक्षशिला से कुछ शिक्षक आए थे, फिर उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को लगाया था। आज भी है नालंदा विश्वविद्यालय। आपको याद होगा जब अलाउद्दीन खिलजी भारत में आया तो उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। उस बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी की सारी पुस्तकों को जला डाला, सब कुछ तोड़ डाला। उस समय हम इतिहास के, यानी मतलब आप मान चलिए एजुकेशन का हम सर्वश्रेष्ठ थे। एक से एक चीनी, जो आज हम चीनी हमसे कितने आगे हैं, ये चीनी हमारे यहाँ शिक्षा लेने आते थे, देखने आते थे कि भारत का इतना आगे जाने का क्या राज है। आज जो चीनी हमें आंखें दिखा रहे हैं, अब खत्म हो गया सब कुछ। बिहार ऐसे ही नहीं कहा जाता। बिहार में एक से एक बिहार था। बिहार का मतलब होता है जहाँ ऐसा स्थान जो केंद्र हो आकर्षण का, उसे बिहार कहा जाता है। उसी के नाम पर बिहार पड़ा था उसका। पाटलिपुत्र था, केंद्र था। मगध यार, मगध क्या है? जहाँ चंद्रगुप्त जैसा शासक वहाँ शासन कर रहा है, तो उसकी स्थिति क्या नहीं होगी, आप समझ ही सकते हो। ठीक, अब मैं आपको अगले हेडिंग कर रहा हूँ, अभिलेख। देखिए अभिलेख क्या होते हैं। आप ये मान के चलिए, जैसे अभिलेख का अर्थ होता है एक ये कागज है, यानी उस समय कागज तो नहीं चला करते थे, पत्थर वत्थर के चला करते थे, या हम ऐसा करते थे तांबे वांबे की प्लेट ले लिया, पीतल की प्लेट ले ली, उसे अंकुरित करके लिख देते थे, तो ये अभिलेख होते थे। ठीक है, इन्हें अभिलेख कहा जाता है। जो इन अभिलेखों को जहाँ रखा जाता था, जहाँ अभिलेखों को रखा जाएगा, यानी जहाँ अभिलेखों को रखा जाता था उस स्थान को कहते थे अभिलेखागार। उसे स्थान को कहा जाता था अभिलेखागार। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अभिलेख क्या है, अभिलेखागार क्या है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप प्लीज़ इस चैप्टर को कम से कम लिखने के बाद आप इस चैप्टर को 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे, 4 से 6 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मैं इसके ऊपर एक चैप्टर की क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा। ये तो मैंने आपको थ्योरी दे दी, अब इसके अंदर से भी अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो मैं सारे क्वेश्चनों को लेकर चलूँगा। आपको सब कुछ मैंने आपको ये तो बता ही दिया होगा। अशुपति यह पता है आपको? अरे अशुपति लिख, अशुपति, नरपति और एक होता गजपति। ये विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक है। अशुपति घोड़ों का मालिक होता है, गजपति हाथियों का मालिक होता है, नरपति जिसने पुरुषों को यानी मानव को गुलाम बना रखा हो उसे कहा जाता है नरपति, यानी जिसने घोड़ों को गुलाम बना रखा अशुपति, जिसने हाथियों को गुलाम बना रखा गजपति, और जिसने नरों को यानी मानव को गुलाम बना रखा उसे नरपति कहा जाता था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड भाई पढ़ते रहो। आई होप आर यू स्कोर वेरी वेल आउट ऑफ 14 to 14। बस आप मेरी ये तो एक तो पहली सीरीज में आपको सिर्फ थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ मैं थ्योरी दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं पर चैप्टर वाइज आपके एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा और आपको इसी देखता रहना। और जब आप ये क्वेश्चनों को कर लोगे, आई होप समझता हूँ कि आपके बराबर का कोई नहीं होगा आपके साथ का।
बस आपको एक काम करना है, मेरे ये चैप्टर समझने हैं। चैप्टर के बाद जो मेरी अब नेक्स्ट में हर चैप्टर की एक वीडियो बनाता जाऊंगा पर क्वेश्चन वाइज, आपके हर एक क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूंगा और उन क्वेश्चन में से भी मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन बता के जाऊंगा जो चैप्टर में आपके 101% आने के पूरे चांस हैं। तो जो हमारा बैच होगा ये वाला फुल ऑफ 14 to 14 आउट ऑफ 14, 40 में से 40 लाने हैं हमें, बस यही हमारा एम होना चाहिए। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।